गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप अच्छे ही होंगे, है ना, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि बड़े खिलखिला रहे हो आप। वैसे भी आपने माहौल तो बना ही रखा है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो कसर थी वो माहौल को महका भी रखा है। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बच्चों, मनी क्रिएशन टॉपिक मैंने आपको कल पढ़ाया था। मतलब बेसिकली टैक्स तो पढ़ाया नहीं था उसका, लेकिन समझाया था। मुझे ऐसा लगता है, अच्छा अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, कितने बच्चों को मतलब काफी ठीक ठाक समझ में आ गया था? 40-50%? ईमानदारी के साथ आप हाथ उठाए, नहीं उठाना तो मत उठाए, क्योंकि मैं फिर उस हिसाब से आज लेके चलूंगा ना कि मेरे को कितना और समझाना है। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी बच्चों, या कसर रह गई थी, वो आज पूरी हो जाएगी जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा या कुछ और एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है जी। चलो सीधा सीधा बच्चों आज टेक्स्ट पढ़ना चालू करता हूं, और जो बातें हमने कल की थी वो यहाँ पे लिखी हुई है और आपको समझ में भी आएगी। देखना, बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स रिसीव डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक क्या रिसीव करते हैं? डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द पब्लिक। किससे? सारे बच्चों को पता है, ये कोई कहने की बात ही नहीं है, ठीक है। एंड यूज दीज डिपॉजिट्स टू गिव लोन्स, और फिर इन डिपॉजिट को क्या करते हैं? यूज करते हैं क्या देने के लिए? और यही बैंक के क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्राइमरी फंक्शन दो ही तो होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। हाउएवर, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखी ना आपने तो समझो ये कॉन्सेप्ट में से, जैसे एक वो होती है ना कि एक जिस्म होता है और एक जान होती है ना, तो जान निकाल ली आपने इस कॉन्सेप्ट की। अगर वो नहीं लिखा तो ये जान हमें डालनी है, निकालनी नहीं है, तो ये लाइन तो हमें लिखनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, हाउएवर लोन्स ऑफर्ड आर मेनी टाइम्स। पैसा तो आया बैंक में 1000 रुपए, और मेरे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कल के, पैसा तो आया बैंक में 1000 रुपए, लेकिन बैंक ने लोन दिए कितने के बच्चों? 9000 रुपए के। और ओवरऑल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट कर दिए? 10,000 रुपए। हाउएवर लोन्स ऑफर्ड आर मेनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय बैंक। ठीक है ना, यानी कि बोल रहा है कि जो लोन ऑफर करते हैं बैंक, वो कई गुना ज्यादा होते हैं। किससे कई गुना ज्यादा होते हैं? जो बैंक में क्या है? डिपॉजिट्स आए। मेरे एग्जांपल में 1000 रुपए आए थे और बैंक ने लोन कितने का दिया था? 9000 रुपए का। हाउ इज दैट पॉसिबल? वो प्रोसेस नहीं बताई थी कल आपको? बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और ओवरऑल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वो कितने हो जाएंगे बच्चों? मेरे एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, 10,000, है ना। 10 टाइम्स डिपॉजिट हो गए। कितने टाइम हो गए? 10 टाइम्स हो गए। और बच्चों इसी फंक्शन को, बैंक के इसी फंक्शन को बोलते हैं मनी क्रिएशन। क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक की क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एक्टिविटी होती है। बैंक इसको, इस वाले फंक्शन को फ्रंट एंड में तो परफॉर्म नहीं करता। आपको तो नहीं पता पड़ेगा ना। अरे बच्चों, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है, तो फ्रंट एंड मतलब सामने किसी भी बंदे को पता चलता है ना कि भाई देखो बैंक ये काम कर रहा है। लेकिन किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मनी क्रिएशन के बारे में, क्या वो ये बता सकता है कि बैंक का कोई ऐसा भी फंक्शन होगा? बिकॉज ये फ्रंट एंड प्रोसेस है, बैक एंड प्रोसेस है। बैक एंड प्रोसेस है। फ्रंट एंड में तुम्हें ये दिखता है कि बैंक लोन दे रहा है, तो इंसान को दिख रहा है ना कि हाँ भाई बैंक लोन दे रहा है, ये बैंक हमारा पैसा डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये तो सामने से लोगों को पता ही चल रहा है। लेकिन ये फ्रंट एंड फंक्शन नहीं है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ये बैक एंड प्रोसेस है ना। ये केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं इस प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस ऐसे ऐसे चल रही है, कि बैंक में डिपॉजिट्स आ रहे हैं, फिर बैंक उनमें से कुछ पोर्शन रख करके अलग से रिजर्व के तौर पर बाकी क्या दे देता है? लोन दे देता है। और जो लोन देता है वो किस में देता है बच्चों? बैंक अकाउंट में देता है। जब वापस से वो पैसा बैंक अकाउंट में आता है तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें वापस से क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। बाकी जो पैसा बचा उसे वापस से क्या देंगे? लोन देंगे। और ये प्रोसेस बच्चों जब तक चलती रहेगी जब तक लोन देने की जो अमाउंट है वो क्या ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। कुछ और भी ऑब्जर्वेशन है बच्चों जो कल मैंने आपको समझा तो दी थी, लेकिन उन्हें आपसे मतलब उन ऑब्जर्वेशन से आपको रूबरू नहीं करवाया था, वो आज कराऊंगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फिलहाल मेरे को एक बार डन का मैसेज दो कि बच्चों आपको जो शुरू के जो 2 बुलेट है वो समझ में आए या नहीं आए, एक बार देख लो।
पढ़ लो, फिर वापस से पढ़ लो, मैं आगे जब तभी चलूंगा, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क्स हमें मिलनी है, इसमें नॉलेज भी मिलनी है, तो कहाँ है इसमें रिस्क लेना, मेरे को भी थोड़ा रिलैक्सेशन से मिल जाएगा। पीछे सब बच्चों को समझ में आ गई, शुरू के 2 बुलेट बस। क्या बोल रहा है कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स लेता है, फिर उनको लोन देता है, लेकिन जो लोन देता है वो कई गुना ज्यादा होते हैं जितने बैंक में डिपॉजिट आए। ठीक है ना, क्योंकि कल ये भी आपको एहसास करा दिया इस बात का कि मुझे लग रहा है मेरे खाते में पैसा पड़ा है, तुमने लोन लिया है तो तुम्हें भी क्या लग रहा है कि तुम्हारे खाते में पैसा पड़ा है, जबकि जस्ट ये एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है। क्या है, सबको ऐसा फील हो रहा है मेरे खाते में पैसा, मेरे खाते में पैसा, और इस फीलिंग के ऊपर ही बैंक खेल जाता है। समझा ना। अच्छा, ये बोल रहे काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दूसरे में बोला कुछ नहीं है। तीसरा देखो, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, किस प्रोसेस के थ्रू, मनी क्रिएशन की प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्या क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, जो कई गुना ज्यादा होते हैं, किससे, इनिशियल डिपॉजिट से। यस और नो, मेरे एग्जांपल में 9 टाइम्स, केवल क्रेडिट की बात कर रहा हूं, क्रेडिट की। ठीक है ना, ओवरऑल डिपॉजिट्स तो क्रिएट होंगे 10 टाइम्स, लेकिन केवल अगर क्रेडिट की बात करूं, लोन की बात करूं, तो वो 9 टाइम्स। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग 2 assumptions। इस प्रोसेस को हम और अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें 2 assumptions माननी पड़ेगी। पहली assumption, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज नोन एज बैंक। जितने भी क्या है, जितने भी बैंकिंग यूनिट है, हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक मान के चल रहे हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक है उन्हें अलग अलग मान ही नहीं रहे हम, जस्ट हम उन्हें एक मान रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं हम, ये बैंक है ना। भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द ब्रांड नेम ऑफ द बैंक, जस्ट रिमेंबर ओनली बैंक। ठीक है ना, कि बस ये क्या है, बैंक है। वेदर वो एसबीआई हो, वो आपका आईसीआईसीआई हो, वो पीएनबी हो, कोई सा भी बैंक हो, वो उसका जो वो है ना ब्रांड नेम है, वो भूल जाओ आप। बाकी केवल क्या याद रखो कि बैंक है। अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन तो किससे हो रही है, बैंक से ही हो रही है। ठीक है ना, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। जितनी भी क्या है, रिसीट्स है और जितनी भी पेमेंट्स है इकोनॉमी के अंदर, वो किसके थ्रू रूट हो रही है बच्चों, ऐसी अजम्पशन माननी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में तो बच्चों लोग कैश में भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, मेरे कहने से या ये अजम्पशन मानने से लोग रुकेंगे नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि भाई जिसके पास ब्लैक का पैसा है वो तो कैश में ही करेगा ना ट्रांजेक्शन, है ना। बैंक से तो वही करेगा जिसके पास नंबर 1 की एंट्री है, से यस और नो, जो व्हाइट का पैसा है, जिसपे टैक्स दिया है हमने। तो लेकिन फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या मान के चलते हैं कि जो रिसीट्स है और जो पेमेंट्स है, मतलब जितना भी पैसा मिलेगा, भैया ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, मतलब कि जितना पैसा मिलेगा या हम पेमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, पॉसिबल है ना बच्चों, हो सकता है, होता है या नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तुम्हें अगर पेमेंट लेनी है तो अपने बैंक में लो ना, किसी भी पार्टी से, या तो चेक लो, या क्या करो आप एनईएफटी कराओ अपने खाते में, आरटीजीएस कराओ। अच्छा, सेम एज जैसे आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो आप भी या तो चेक दो या एनईएफटी कराओ, यूपीआई करो, आईएमपीएस, आरटीजीएस, जो करना है वो करो, लेकिन करो बैंक के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक, दैट इज all payments are made through checks and all receipts are deposited in the bank। अच्छा, एक बात और सुन लो, एक और चीज है यहाँ पे, अगर आपको कैश में मिल भी गई है, कोई एंट्री आपको कैश में मिल भी गई है, तो वो फिर जाकर के कहाँ पे जमा करा दो, और फिर खर्चा बैंक से करो, तब ये प्रोसेस आगे चल पाएगी। तो ये 2 assumption माननी होगी। assumption क्या है बच्चों, 2। पहली, सारे बैंक को एक मानो। एक क्यों मान रहे, बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए पढ़ रहे हैं, या हम इकोनॉमी एज अ होल के लिए पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल के लिए पढ़ रहे हैं, माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सारे बैंक को हम एक मान रहे हैं, क्योंकि सारे बैंक है तो हमारे ही ना, भारत के ही है ना बैंक, तो
तो पूरी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहता है हर एक बैंक का है, तो इसलिए उसे क्या मान रहे हैं हम, एक बैंक मान रहे हैं। और जितने भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो रिसीट्स की हो चाहे वो पेमेंट्स की हो, वो किसके थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी। ये असम्पशन है। दो आगे देखते हैं बच्चों। द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स। ये कोई नई बात बोली इसने, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आप बता दो। जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास, वो बैंक उन्हें यूज करता है। However, banks cannot use the whole deposit for lending। तुम बोलोगे भैया बात बार बार रिपीट कर रहे हो। नहीं बच्चों, ये लाइन मेरे को लिखनी पड़ी, बिकॉज मेरे को अगले वाली लाइन बतानी थी हाउएवर के बाद। आपको पता पड़ा? तुम बोलोगे ना, कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है भैया ऊपर भी तो बताया ना आपने कि बैंक डिपॉजिट जो लेता है उन्हें लोन के तौर पे देता है। ये तो ऊपर सबसे शुरू में भी देखा हमने, तो यहाँ पे उसे रिपीट करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मेरे को अगले वाली लाइन समझानी थी। अगर मैं केवल अगले वाली लाइन लिखूं तो वो अधूरी रह जाएगी, है ना। जैसे बोलते ना वो हमारी अधूरी कहानी, तो वो वैसा हो जाएगा। कहानी कब पूरी होगी? जब पहले वाली लाइन भी लिखी जाएगी, भले ही वो रिपीट में हो। वापस से देखो, the deposits held by banks are used for giving loans. However, bank cannot use the whole deposit for lending। जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं बैंक में, बैंक उन्हें सारा पैसा लोन के तौर पर नहीं दे सकता। वाई? बिकॉज एक तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि आपको रिजर्व्स, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आरबीआई ने रिक्वायरमेंट रखी क्यों है? वेरी गुड बच्चों, दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं, है ना। मैं हमेशा मतलब आपको कई बार मैंने इनका जिक्र किया है, एक्सप्लेन कभी भी नहीं किए और एक्सप्लेन आज भी नहीं करूंगा। मैं हमेशा कुछ ना कुछ इनके बारे में नया बताता हूं आपको। मजे की बात यह है कि जब मैं आपको सीआरआर और एसएलआर पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारे पॉइंट कभी ना कभी आपने सुने होंगे, जस्ट मैं उन्हें क्या कर दूंगा, रैप अप कर दूंगा एक जगह, ठीक है ना, कंबाइन करके आपको डिलीवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए सुनो बच्चों, जो आरबीआई है वो दो रिजर्व बनवाता है, एक सीआरआर और एक एसएलआर। और बच्चों जो सीआरआर बनवाता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो बनवाता है अपने पास। किसके पास? अपने पास। यानी कि देखो, अब इसको अगर आप माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी करके रखना चाहते हो तो बड़ा अच्छा सा तरीका है, आप उसे रिटेन भी कर सकते हो। बोलो सी फॉर कैश रिजर्व रेशियो, सी फॉर एंड सी फॉर सेंट्रल बैंक। सी फॉर, तो हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे बच्चों, और लॉन्ग टर्म तक काम करेगा आपको ये, ठीक है ना। बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन हमें माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी करके रखना है, ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े तो इंस्टेंटली हम बता पाए किसी को। ऐसा ना हो कि हम बता तो पाए कि भाई ये क्या होता है रिजर्व, लेकिन किसी ने हमारे से सीआरआर और एसएलआर में से ये पूछा कि कौन सा अपने पास बनाना पड़ता है और कौन सा सेंट्रल बैंक के पास बनाना पड़ता है, तो तुम्हें बुक खोल के देखनी पड़ रही है, नोट्स खोल के देखने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम्हारे माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? सी फॉर कैश रिजर्व रेशियो एंड सी फॉर सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशियो बच्चों बनाना होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक। ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बुक में लिखा हुआ है कि सी फॉर ये और सी फॉर वो, ये मैं अपने मन से बता रहा हूं, है ना, बस आपको माइंड में आपके रखने के लिए। नेक्स्ट होता है बच्चों एसएलआर। क्या होता है एसएलआर? बोले तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एस फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड एस फॉर सेल्फ। एस फॉर सेल्फ, ये अपने पास बनाना होता है। किसके पास बनाना होता है? अपने पास, खुद के पास। यस और नो? अच्छा, अब तुम ये बोलोगे कि भैया ये जो रिजर्व्स बनाने होते हैं, चलो जो खुद के पास बनाने होते हैं रिजर्व्स, वो तो समझ में आता है, खुद के पास। समझा क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं कमर्शियल बैंक हूं तो मेरे को अपने पास क्या बनाने पड़ेंगे बच्चों? रिजर्व बनाने पड़ेंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे भैया अपने पास रिजर्व बनाते हैं ना हम, तो हमें समझ में आता है कि अपने पास क्यों बना रहे हैं। जैसे कि अभी प्राची ने भी बोला था और इधर से कुछ बच्चे और भी बोल रहे थे, इधर से भी आवाज आई थी मेरे को, अपने पास क्यों बनाते हैं हम रिजर्व? बिकॉज जो लोग डिपॉजिट करने के लिए आए थे, अब वो विड्रॉ भी तो करने के लिए आ सकते हैं, तो उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या अपने को? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो अपने आप तो समझ में आता है भैया कि अपने पास बनाते हैं। लेकिन आप ये बताए कि जो सीआरआर बनवाता है ना, आरबीआई सीआरआर बनवाता है, वो कहां बनवाता है अपने पास? बिकॉज बच्चों, ताकि ये एश्योरेंस रहे कि कोई बैंक छोड़ के ना भागे, कोई फ्रॉड ना कर दे। उनका एक परसेंटेज पैसा कहां पे जमा रहेगा? तो एक एक टाइप से वो सिक्योरिटी है ना आरबीआई के पास कि हमारा बच्चा वाहियात नहीं निकलेगा, ये कुछ मार्केट में क्या नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि इसका कुछ पैसा किसके पास भी रखा है? हमारे पास रखा है सिक्योरिटी के तौर पे, रिजर्व्स के तौर पे। समझा क्या? हाँ जी। हाँ
बिल्कुल सुनो, तुम उसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से देख रहे हो, इसको पूरा ही सुन लो। बेसिकली जो आरबीआई रखता है अपने पास, जो रिजर्व से रखता है, वो इसलिए रखता है कि कहीं देखो बैंकों का बच्चों, जो बैंक का जो वाइंड अप होता है ना, वाइंडिंग अप जो बैंक का होता है, बहुत कम वाइंडिंग अप होता है, मतलब बैंक ही बंद हो गई। एक तो चीज है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे ये एग्जांपल पूछ रहा है, ग्रंथ पूछ रहा है, ग्रंथ बोल रहा है कि जैसे भैया अब उन्होंने रिजर्व रखी है आरबीआई ने, तो नीरव मोदी क्या लेके भाग गया, पैसा लेके भाग गया, गारंटी किसने दी थी? बैंक ने तो फ्रॉड नहीं किया ना, कमर्शियल बैंक ने तो फ्रॉड नहीं किया ना, वो किसने फ्रॉड किया किसके साथ? हाँ, और हम रिजर्व क्यों रखवा रहे हैं वो? ताकि हमारा बच्चा फ्रॉड ना करे। लेकिन इस बार तो जो तुम पूछ रहे हो वो तो हमारे बच्चे के साथ ही फ्रॉड हुआ है, तो भुगतेगा कौन? हमारा बच्चा। लेकिन अगर हमारा बच्चा ही क्या कर देगा, फ्रॉड कर देगा, तो बाप भुगतेगा ना, समझो ना। बेटा बच्चे को बिजनेस में लॉस हो गया और हमने वो बच्चे का बिजनेस अलग करवाया हुआ है, तो बाप क्यों झेलेगा? बोलो ना, बच्चा खुद संभालेगा। अगर वो आएगा भी, बच्चा रोता रोता भी आएगा, तो बाप क्या बोलेगा? माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है ना, मैंने तो अलग करवाया ना तेरे को बिजनेस, से यस और नो। अच्छा, लेकिन अगर हमारा बच्चा ही फ्रॉड कर देगा, हमारा बच्चा ही क्या कर देगा? फ्रॉड कर देगा, तो जो थर्ड पार्टी है वो तो किसके पास पहुंचेंगे? बाप के पास। तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, हाँ बोलो ना। तो उस सिचुएशन के लिए रिजर्व बनाए हैं। अभी तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, समझा ना? वैसे बिल्कुल। हाँ जी, तो बात करते हैं बच्चों किसकी, मैं कहाँ पे था, कम टू द पॉइंट। मैं लास्ट टाइम आपको क्या बोल रहा था इससे पहले? हाँ, सीआरआर अपने पास बैंक इसलिए बनवाता है आरबीआई, ताकि हमारा बच्चा क्या ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके। यस और नो? अच्छा, तो बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। बैंक सारा पैसा जो बैंक उसमें आया है, कमर्शियल बैंक में आया है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं कभी कभी बैंक किसके लिए यूज कर रहा हूँ? आरबीआई के लिए यूज कर रहा हूँ, कभी कभी बैंक कमर्शियल के लिए यूज कर रहा हूँ। आपको पता पड़ रहा है ना मैं कहाँ पे कमर्शियल के लिए यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे आरबीआई के लिए यूज कर रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि यार समझ में नहीं आ रहा कि बैंक क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो कमर्शियल बैंक सारा पैसा लोन के तौर पर नहीं देते, उसमें से कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर रखना होता है, कुछ अपने पास और कुछ आरबीआई के पास। आरबीआई के पास कौन सा रखना होता है? सीआरआर, सी फॉर कैश रिजर्व रेशियो, सी फॉर सेंट्रल बैंक, एस फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एस फॉर सेल्फ। अपने पास क्यों बनाना होता है और उसके पास क्यों बनाना होता है, दोनों का रीजन होता है। दोनों के रीजन मैंने आपको बता दिए। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा जब मैं आपको सीआरआर और एसएलआर पढ़ाऊंगा ना बच्चों, ज्यादा मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूं। खैर आगे बोलो। देखो यहाँ पे देखना एक बार कि द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशियो। सॉरी, एक छोड़ दिया क्या मैंने? हाँ, जिनका मूल हाल हो रहा है एक बार ये देखो। इट इज लीगली कंपल्सरी। ये क्या है ना, किसी कमर्शियल बैंक के लिए कानूनी तरीके से क्या होता है, जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है फॉर द बैंक। कौन से बैंक के लिए? कमर्शियल बैंक के लिए। टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन, कि उन्हें क्या करने होते हैं, कुछ एक मिनिमम फ्रैक्शन, मतलब एक छोटा हिस्सा क्या करना होता है, अलग से उठा करके रखना होता है। किसका छोटा हिस्सा? अपने डिपॉजिट्स का एक छोटा हिस्सा अलग से रखना होता है, क्या बोल करके? रिजर्व बोल करके। कुछ अपने पास और कुछ आरबीआई के पास। आई होप आप यही समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, पर्टिकुलरली प्रॉपरली समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसे झूठ-मूठ में तो नहीं बोल रहे कि दिखाने के लिए, और मेरे को बस ये फील हो रहा हो कि मैं कितना भारी पढ़ा रहा हूँ और अंदर से मेरे को बाद में पता पड़े कि मैं तो अपने आप को ही समझा रहा था। ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? वेरी गुड। आगे बच्चों देखो, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द एल आर आर। ये जो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि जो छोटा फ्रैक्शन उठा के रखना होता है कमर्शियल बैंक को, कुछ अपने पास और कुछ, हाँ, तो इसको एलआरआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। और इसके दो बच्चे होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर, ठीक है ना। एंड दिस रेट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये रेट कौन बताता है? सेंट्रल बैंक बताता है कि कितना सीआरआर बनाना है और कितना एसएलआर बनाना है। बच्चों सीआरआर का रेट जो लगभग प्रैक्टिकली मार्केट में जो रहता है, सीआरआर का रेट रहता है लगभग 4 से 5% के आसपास, सीआरआर का रेट, ठीक है ना। और एसएलआर का रेट लगभग लगभग 17 से 20% के आसपास क्या करता है, मूव करता है। मैंने एक रेंज बताई आपको, ये मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं। और कब अप करता है बैंक इसे रेट, आरबीआई इसे कब बढ़ाता है कब घटाता है, ये मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट फेज में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बच्चों नेक्स्ट वाला बुलेट देखना एक बार।
बैंक्स डोंट कीप 100% रिजर्व्स अगेंस्ट द डिपॉजिट्स। मेरे को तो बस इसका रीजनिंग दे दो आप। बैंक्स डोंट कीप 100% रिजर्व्स अगेंस्ट द डिपॉजिट्स। अगर सारा पैसा रिजर्व बोल के रख लिया तो जो लोग आएंगे कि बैंक जी हमें दे दो, तो उन्हें क्या देगा बैंक? कुछ भी नहीं दे पाएगा। और ये प्रोसेस आगे जब कुछ दे नहीं पाएगा तो आगे प्रोसेस नहीं चल पाएगी। से सुनो, तो प्रोसेस को चलाने के लिए बैंक को तो लोन देना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है ना? बस ज्यादा मत समझना। दे कीप रिजर्व। अच्छा सुनो, आगे सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। उन्हें रिजर्व्स उतने बनाने होंगे जितने कौन बताएगा? सेंट्रल बैंक। अरे बाप जो बोलेगा वो तो करना पड़ेगा ना बच्चे ने। हाँ बोलो, राजी नहीं तो गैर राजी, करना तो पड़ेगा, आखिरकार घर में रहना है तो, वरना घर से निकाल देंगे। ठीक है ना? तो ये बोल रहे हैं कि दे कीप रिजर्व्स ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जितना बताया गया आपको उतना बनाएंगे आप। इसमें भी एक कैच है, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं, कन्हैया। जितना मैंने उसका सिनोनियम बोल दिया यार। ठीक है। वो कह रहा है भैया की आंखों में प्रॉब्लम हो गई, बोल मेरे को रहे हैं, देख उसकी ओर कर रहे हैं। हाँ जी सुनो। जितना बाप बोलता है ना उतना मेंटेन करके रखता है कौन? बच्चा। किसको? रिजर्व को। ठीक है, एक बार ये देखना, ये पिक्चर देखना। नमन भैया अगर ये किस में आएगा? एग्जाम में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर 4 नंबर में आएगा बच्चों, एक तो आपको ये टेक्स्ट लिखना होगा। ठीक है ना? टेक्स्ट को आप ना अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि इतना सारा टेक्स्ट लिखो आप। पॉइंटर सारे कवर हो जाने चाहिए। लैंग्वेज आपकी चल सकती है जहां पे आपने कम शब्दों का भी यूज किया होगा, है ना? लेकिन लगभग लगभग पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर बच्चों जैसे ये वाला रेड वाला है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पता ही है कि रिजर्व्स बनाने हैं यहाँ पे तो। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता ना यहाँ पे, मेरे को तो पूरा ही समझाना पड़ेगा भी आपको। ठीक है ना? ये छोड़ सकते हो आप कि बैंक 100% रिजर्व नहीं रखता ये वगैरह, लेकिन ये चीज आनी चाहिए कि बैंक डिपॉजिट करता है और लोन देता है आफ्टर आफ्टर कीपिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व या 13% ऑफ रिजर्व, इतना। और इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? 2 असम्पशन माननी पड़ेगी, वो भी लिखोगे, लेकिन उसके पहले वो लिखना पड़ेगा हाउएवर लोन्स ऑफर्ड आर मेनी मोर टाइम्स देन द इनिशियल डिपॉजिट और दिस इज नोन एज द क्रेडिट क्रिएशन। थोड़ा सा ऐसे टेक्स्ट लिख करके बच्चों टेबल भी बना के दिखानी पड़ेगी। और टेबल में मैंने आपको बताया था कंप्लीट राउंड नहीं खेलने हैं, केवल 2-3 राउंड खेलने हैं। ठीक है ना? और उसके बाद डैश डैश करके दिखा देना है, लेकिन नीचे टोटल करना मत बोलना। और वो टोटल कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया, आज वापस से फिर बताऊंगा। एक बार देख लो, ये इमेज देखो। बैंक में कितने रुपए आए? 100 रुपए आए। ठीक है ना? अब उन्होंने 10% क्या रख लिए बच्चों? रिजर्व रख लिए। बाकी 90 क्या दे दिए? ये 90 जो लोन दिया वो कैश में जाएगा, वापस से बैंक में ही आएगा, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि किस में नहीं मिलता? कैश में नहीं मिलता। मैंने कल आपको एक शॉर्ट रील भी डाली थी जो मैंने पिछले साल शूट की थी। ठीक है? तो इधर देखो 90% क्या मिलेगा? लोन मिलेगा तो खाते में आएगा। अब 90% का वापस से 10% क्या रखेंगे? रिजर्व रखेंगे, तो 9 रुपए हो गए। और बाकी जो 81 है उस पर क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। वो लोन वापस से कहां पे आ जाएगा बच्चों? बैंक में आ जाएगा। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक लोन देने के लिए जो बची हुई अमाउंट है वो जीरो। और ये चीज मैंने बच्चों इस टेबल में कल आपको समझाई थी। हाँ जी पढ़ ली थी, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मजदूरी करने की तो आदत मुझे भी नहीं है। जब एक बार बता दी कोई चीज और आपको समझ में आ गई तो अब क्या बार बार मजदूरी करेंगे? किसी को अगर नहीं समझ में आई तो वो बताओ। लेकिन बच्चों एक बात और भी है, अगर मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लूंगा ना तो आप फेल भी जाओगे। ये भी हकीकत है, सच्चाई है। कोई बात नहीं, ये टेबल तो आपको समझ में आ गई होगी और ये यहां तक भी आपको समझ में आ गया है कि नीचे टोटल कैसे आया। एक चीज बस आपको रियलाइज कराना चाहता हूं और आप ना ऑब्जर्वेशन को अप्रिशिएट करना
और आपको अभी भी लगेगा कि हाँ यार हमने समझ तो लिया, लेकिन ये चीज हमारे माइंड में आई नहीं अभी तक। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आई या तुम वाहियात हो, तुम्हारा माइंड नहीं है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तक हमने भी ये चीज सोची नहीं, लेकिन हाँ ये हमें समझ में आ रही है कि ऐसा हो सकता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो कंप्लीट प्रोसेस चल रही है, ये जो क्या चल रही है, कंप्लीट प्रोसेस चल रही है, और इनमें आप जो देखना, जो ये जो कैश रिजर्व्स बनाए, जो क्या बनाए, कैश रिजर्व्स बनाए, इनका टोटल देखना बच्चों कितना है। मतलब वो लिटरली मत जाना, थोड़ा लॉजिकल बताना, इनका टोटल कितना है। मैंने क्या बोला, लिटरली मत बताना, लॉजिकल बताना, इनका टोटल कितना है। वेरी गुड, आप समझ गए। लिटरली तो अब बच्चा बोलेगा 996 लिखा है ना यहाँ पे। हाँ जी, अरे बोलो ना। ये इसको क्या हो गया नालायक को। हाँ ये लेट है। सुनो, बेसिकली बच्चों अगर आप इसे लिटरली देखोगे तो 996 लिखा है, लेकिन लॉजिकली ये है कितना। और मजे की बात बताऊं बच्चों क्या है, ये जो प्रोसेस के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस के अंदर, ये जो प्रोसेस चलते जा रही है चलते जा रही है चलते जा रही है, इस प्रोसेस के अंदर बैंक ने जितने रिजर्व बनाए ना, वो किसके इक्वल होंगे, जो इनिशियल डिपॉजिट से, जो किसके इक्वल थे, इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 के, यस और नो, हाँ तो बोल दो। अच्छा, यानी कि पूरी प्रोसेस में जितना पैसा आया था, बैंक ने उन सबके क्या बना लिए, रिजर्व्स बना लिए, और बाकी उससे क्या भी क्रिएट कर दिया, लोन भी क्रिएट कर दिया, है ना। बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनना बच्चों, वापस से, जिन बच्चों के कल कॉन्सेप्ट में कल थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, वो कसर पूरी हो जाएगी, मुझे पता है। आप सामने से तो बताओगे नहीं, लेकिन एज अ टीचर पता तो चली जाता है कि किसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और किसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। आखिरकार हम भी तो गली मोहल्ले के टीचर ही है, ठीक है ना, तो पता तो चली जाता है। तो सुन लो। हाँ, नहीं वो तो बात ठीक है। तो सुनो, सुनो बच्चों, मैंने कल आपको क्या बताया था, पहले आज वाला जो टेक्स्ट है एक बार वो देखो। अभी मैंने बोला था कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सारे बच्चे बोलो, बैंक क्या करता है, और लेकिन जो लोन ऑफर करता है वो मैनी मोर टाइम्स होते हैं देन द इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। और जितने टाइम्स होंगे, जितने गुना होंगे, उसी को तो मैं क्या बोलता हूं, मनी मल्टीप्लायर। भाई मान लिया 1000 रुपए से बैंक ने 10,000 रुपए क्रिएट कर दिए, तो कितने टाइम्स किए, यानी कि मनी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 10 टाइम्स। और वो मनी मल्टीप्लायर को मैं क्या बोलता हूं, एमएम बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चों, एमएम। एमएम बोले तो मनी मल्टीप्लायर। और वो मैंने कल आपको निकाल के बताया था कैसे, 1/L/R। जैसे कि मेरे एग्जांपल में कुछ भी, चलो नया एग्जांपल लेते हैं, आज आप बोलो कितना भी कोई भी रेट लो, कितना, 10,000 नहीं, LRR की परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट, 20%, 15%, चलो 1 अपॉन कितना, 15%। अभी एक बात बताओ बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे कि अपने को परसेंटेज हटाने के लिए प्रॉपर करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, आधे बच्चे, कई बार मैं डायरेक्ट कर देता हूं तो बच्चे ऐसे मान लेते परसेंटेज के सिग्नेचर को हटाने के लिए, उसके साइन को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते ना, बेटा मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं, डिवाइड करते। आप ऐसे तो लिखोगे 15 डिवाइडेड बाय 100, यस और नो, हाँ बोलो। अच्छा, अगर मैं ये जो ऊपर वन है, एक बार देखना, ये तो है बच्चों न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला है डेनोमिनेटर। एक बात बताओ, अगर मैं न्यूमरेटर में ऐसे कर दूं, उसे डिवाइड बाय उसे भी 1 कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं है ना। अब एक चीज देखो, जो एक्सट्रीम वाले हैं, एक्सट्रीम की एक्सट्रीम में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। और जो मैथमेटिक्स है, तो जो मीन्स है, मीन्स मीन्स मतलब अंदर वाले, मीन्स की मीन्स में मल्टीप्लाई होगी। तो देखो करो ना आप, और जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो ऊपर आएगा, और जो मीन्स है वो नीचे आएंगे। सारे बच्चों को पता है, मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बड़े होशियार हो मैथमेटिक्स में। तो ऐसे करेंगे ना, इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1, तो ये कितना बनेगा बच्चों। कल मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए, ताकि कोई बच्चा इसे मिस इंटरप्रेट मत ना कर ले। तो ये बच्चों कल मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्ट, 100 डिवाइड बाय 15 ऐसे हुआ ना। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 पॉइंट, ऐसे ले लू इसे, 6.67 ले लू इसे, सही है, नो आ जाएगा, कोई नहीं।
हाँ जी, मुझे ये बताओ आप कि इससे क्या पता पड़ा हमें, इससे क्या पता पड़ा कि बैंक कितने टाइम्स क्रिएट कर पाएगा? 6.6 टाइम क्या कर पाएगा? 6.67 टाइम्स क्रिएट कर पाएगा, मनी को मल्टीप्लाई कर पाएगा, ठीक है ना। और इसका अब मीनिंग समझना, एक अपने आप में बच्चों 15% है, एक अपने आप में, और एक मैंने क्या लिया है? एक एलआरआर लिया है। 1 रुपया मतलब अगर 1 रुपए का बैंक एलआरआर बनाता है तो, और वो अपने आप में कितना है बच्चों? 15% है। कितना है? तो मैंने कंप्लीट नंबर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कंप्लीट नंबर कितना आया? 6.67। कितना आया? 6.67। बात समझ में आ रही है? और बच्चों ये जो 6.67 आया है ना, ये जो 6.67 है, ये कंप्लीट नंबर है। क्या है? अच्छा, जब 1 रुपए के रिजर्व को बनाने के लिए, 1 रुपए के रिजर्व को बनाने के लिए, 1 रुपए के रिजर्व को बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ा बच्चों? अपने को क्या करना पड़ा? 10% के हिसाब से अगर मैं कंप्लीट नंबर निकालता हूं तो वो क्या करना पड़ा? बेसिकली जो टोटल है, टोटल 6.67 आया। कितना आया? यानी कि 1 रुपए के रिजर्व को बनाने के लिए कितने हिसाब से? 15% के हिसाब से जो कंप्लीट नंबर आता है वो कितना आता है? 6। तो अगर बैंक में 1000 रुपए जमा हुए हैं तो 1000 को बनाने के लिए कितने आएंगे वो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? और मैंने कल वही तो किया था, मल्टीप्लाई बाय क्या किया था? वो इनिशियल डिपॉजिट 1000, 100 या जितने भी आए हैं। नहीं समझ में आए? 1 रुपए के रिजर्व्स को बनाने के लिए कंप्लीट नंबर होता है 6.67, ठीक है ना। अच्छा, तो जब 1 रुपए पे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, वो 1000 रुपए पे भी कर सकता हूँ, तो वो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आ गया ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, तुम ये एक चीज बोलोगे कि नमन भैया वहां पे तो आपने रिजर्व से लिए, किसी का एक सवाल हो सकता है, थोड़ा एनालाइज कराऊं आपको? मैं अपने मन से सवाल बना रहा हूँ और अपने मन से आपको आंसर दे रहा हूँ, मतलब अपने मन से जो भी मेरे मन में ऐसा आ रहा है, वो नहीं कि कुछ भी मैं पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, उसका वैलिड आंसर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो। एक बच्चे का ये शायद डाउट हो सकता है कि आपने 1 रुपए का रिजर्व बनाया 15% के हिसाब से और उसका कंप्लीट नंबर निकाल लिया 6.67, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इनिशियल डिपॉजिट से। किससे कर रहे हो? तो जब आपने 1 रुपए का रिजर्व लिया तो आपको रिजर्व से मल्टीप्लाई करनी चाहिए ना? नहीं बेटा, करनी तो रिजर्व से मल्टीप्लाई चाहिए, करनी तो रिजर्व से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने अभी अभी बताया आपको कि बैंक जितने रिजर्व बनाता है वो किसके ही इक्वल होते हैं। मेरे पास रिजर्व तो पता नहीं है मुझे कि रिजर्व कितने बनाएगा बैंक, लेकिन मुझे ये पता है कि बैंक में इनिशियल डिपॉजिट कितने आए। तो जब बताओ टोटल जो रिजर्व है वो किसके ही इक्वल आने हैं। तो चाहे तो मैं टोटल रिजर्व से मल्टीप्लाई करूं, चाहे तो मैं टोटल जो इनिशियल जो डिपॉजिट है उससे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? रिजर्व्स की टोटल अमाउंट नहीं है। एक्चुअल में करनी तो वही चाहिए थी मेरे को, मल्टीप्लाई, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। लेकिन वो किसके इक्वल है? इनिशियल डिपॉजिट के, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दी। मैंने क्या बोला मैं वापस से बताता हूं बच्चों, एक और टेक लेता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सारे बच्चों के जो भी थोड़े बहुत बच्चों क्या है ना, बेसिकली दरअसल क्या है, एक क्लास को कैसे ऑपरेट करना है ये प्योर प्योर टीचर के हाथ में होता है। बच्चों अगर मैं आपको ना जितना मैंने बताया इसका मैं अगर 1% भी बताता ना आपको, 1% भी बताता तो तुम्हें तब भी हाँ बुलवा करके भेज देता मैं, तुम मेरे से पलट के एक सवाल भी नहीं पूछते, तुम्हें लगता बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। लेकिन जितनी भी सिचुएशंस हो सकती है, जिसकी भी इतनी टेक्निकलिटीज हो सकती है, और इसके पीछे बराबर से लॉजिक क्या होते हैं, रीजनिंग क्या होती है, रटवाने का 1 मिनट का काम है, रटवा दूंगा, आप पलट के पूछोगे नहीं, कुछ सवाल पूछोगे नहीं। लेकिन अगर इसे आप लॉन्ग टर्म तक समझना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, तो उसके लिए तो लॉजिक सीखने पड़ेंगे, है ना। तभी तो फिर एक टीचर क्यों नहीं भूलता कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसको क्या पता है, लॉजिक्स पता है कि चीजें कैसे चल रही है। और जो बच्चे रटने की कोशिश करेंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन जो लॉजिक समझेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें पता है कि ये वर्किंग कैसे चल रही है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं और वापस से आपको फाइनल टेक में सारी चीजें रैप अप करके देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आई ना तो फिर मेरे को बताना कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, थोड़ा और बताओ, फिर मैं कोई दूसरा तरीके से समझाऊंगा। सुनो, ध्यान से सुनो। LRR इज इक्वल टू, सॉरी, MM इज इक्वल टू, MM इज इक्वल टू 1/LRR। और ये बताता है कि अगर हम 1 रुपए के रिजर्व बनाएंगे, 1 रुपए के रिजर्व बनाएंगे कितने परसेंट के हिसाब से? इतने परसेंट के हिसाब से।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपए का रिजर्व बनाया 10% के हिसाब से, तो कंप्लीट नंबर कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। कितना आएगा? और जिन बच्चों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है, एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूं। अभी तक तो मैंने आपको समझाया है ना, बराबर से प्रॉपर ऊपर में करके बताया ना कि प्रॉपर कैलकुलेशन मैथमेटिकली कैसे होती है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वैसे तो सारे बच्चों को आ गया समझ में, मैं बस अपने मन से असम्पशन बना रहा हूँ और आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर ये वाली सिचुएशन हुई तो आप उसमें कैसे टैकल करोगे। तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है ना उसे सॉल्व करने में, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस कि हमने क्या देखा है अभी। कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, जब भी आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपको हमेशा जो भी LRR का रेट है ना, आपको क्या करना है, 100 को उस रेट से क्या करना है, डिवाइड करना है। अल्टीमेटली तो यही कैलकुलेशन बननी है ना आके। हाँ बोलो ना, क्योंकि वो जो परसेंट हटाओगे आप, वो परसेंट कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और अल्टीमेटली उसी नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, जो LRR का रेट है। तो ठीक है ना, यहाँ पे कितना है बच्चों, 1/10% करेंगे हम, तो यानी कि इसका मतलब 100 डिवाइड बाई क्या करना है अपने को, 10 करना है। तो कितना टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। कितना टाइम्स आ जाएगा, 10। यानी कि बैंक कितने टाइम्स क्रिएट कर पाएंगे, 10 टाइम्स क्रिएट कर पाएंगे। जब 1 रुपए का रिजर्व 10% के हिसाब से बना करके कंप्लीट नंबर 10 आता है, तो ये तो मैंने 1 रुपए पे कैलकुलेशन की, तो बच्चों मैं किस पे भी तो कर सकता हूं, बैंक में जितने डिपॉजिट्स आए हैं उन पे भी तो कैलकुलेशन कर सकता हूं। ये 1 रुपए पे है, अगर मेरे को 1 लाख रुपए पे निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख की, आपको 10 करोड़ रुपए पे निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 10 करोड़ की। इतनी बात समझ में आई? मैं 1 लाख लेके चलता हूँ, 1 लाख कितने टाइम्स हो जाएंगे, 10 टाइम्स हो जाएंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 10 lakhs आएंगे। कितने आएंगे? अब वापस से एक सवाल बस और सुन लो मेरा, लास्ट, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं भैया, जब आपने 1 रुपए का रिजर्व लिया है और 10% के हिसाब से लिया है, यस और नो, 1 रुपए का तो रिजर्व है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 लाख की, 1 लाख तो इनिशियल डिपॉजिट है, आपने तो यहाँ पे किसको लेना चाहिए, रिजर्व ने लेना चाहिए। तो बच्चों ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है ना, जितने इनिशियल डिपॉजिट होते हैं बैंक उतने ही क्या करता है, ओवरऑल रिजर्व क्या करता है, क्रिएट करता है। तो मेरे को वो रिजर्व की अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन किसकी अमाउंट पता है, तो मैंने रिजर्व की जगह किसको रख दिया, इनिशियल डिपॉजिट को, क्योंकि वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब मुझे बताओ, ये जो 1 लाख है एक टाइप से रिजर्व से है ना, हाँ बोलो ना, 1 लाख क्या है, रिजर्व से। अब फाइनली बोलूं, फाइनल बस एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दिमाग में स्ट्राइक करे तो सोचना कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज जाने दो, रहने दो कि कुछ नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। ध्यान से सुनो बच्चों, 1 लाख रुपए बैंक में आए, 1 लाख रुपए बैंक में आए, ठीक है ना, ये अपने आप में कितना है, 20%। अगर मैं 20% LRR का रेट लेता हूं, 1 लाख अपने आप में 20% है, यानी कि 1 लाख के रिजर्व अपने आप में कितना परसेंट है, कंप्लीट नंबर निकाल सकते हैं, 5 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा, तो देख लो, बैंक 1 लाख के कितने बना देगा, 5 लाख बना देगा। कितने बना देगा, 5 लाख के ओवरऑल डिपॉजिट हो जाएंगे। ये बच्चों मेरा इस कॉन्सेप्ट का जिस्ट है, और मैं इसे तुम्हें टैली भी करा दूंगा, कल भी मैंने लास्ट जाते जाते लिखा था, आज वापस से फिर लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट में 2 क्लास लगाता हूं। मुझे पता है कि फर्स्ट वाली क्लास में बच्चे को थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रैक हो जाते हैं, लेकिन बच्चा सवाल पूछ नहीं पाता डर के मारे, है ना। हालांकि मैंने मेरे यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि कोई ऐसा डर नहीं है कि तुम पूछ नहीं सकते हो, है ना, लेकिन बच्चा फिर भी सोचता है भरी क्लास है, नहीं पूछने का, हमें कहा 4 लोग हंसेंगे। हालांकि ये सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन से ही बना रहा हूं और अपने मन से क्वेश्चन और अपने मन से ही आंसर दे रहा हूं आपको। सुनो फिर, mm इज इक्वल टू, यार नमन भैया पागल हो गए क्या, बार बार लिख रहे हो आप बच्चों, प्लीज सुन लो मेरी बात, ठीक है ना, मान लो मेरी बात एक बार। ये पक्का पक्का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स भी देके जाएगा और बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट भी है ये, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अगर आपसे पूछे कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझा दे और आप इसे समझा ना पाओ, मैं ये नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। mm का क्या होता है, 1/LRR, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आगे भी काम में आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि 1 रुपए का रिजर्व अपने आप में इतना परसेंट है, जितना भी उसने बताया होगा, तो कंप्लीट कितना है, ये वो हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर आपको टोटल डिपॉजिट्स निकालने, क्या निकालने हैं, टोटल डिपॉजिट्स, तो मैं अभी क्या कर रहा था, इज इक्वल टू 1/LRR इंटू क्या कर दूं, इनिशियल डिपॉजिट। और मैंने इनिशियल डिपॉजिट ही क्यों लिखे, क्योंकि इतने ही क्या बनने वाले हैं बच्चों, रिजर्व्स बनने वाले हैं। हाँ बोलो ना। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इनिशियल डिपॉजिट्स
अपॉन LRR, ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि ऊपर में तो 1 ही है ना। और देखना एक बार ये वाला फ्रैक्शन देखना जो मैंने लास्ट में लिखा, मैंने ये तो लिखा 1 लाख अपने आप में कितना परसेंट है, 20% है, तो ये वही तो है। 1 लाख क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स, और 20% क्या है, LRR। तो फाइनली ये तो बना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, 1 अपॉन LRR की जगह क्या लिख दूं, MM लिख दूं, क्या लिख दूं, MM। तो MM इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कुछ भी कर लो यार, कॉन्सेप्ट एक है, लिखने का तरीका अलग अलग है ना। अभी कई बार बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं तो अलग अलग उनकी बुक्स में अलग अलग नोटेशन लिखी रहती है, किसी में फॉर्मूला ये लिखा है, किसी में वो लिखा है। बच्चे आगे मान लिया क्या, पहले जैसे मैंने सिंपली कॉन्सेप्ट बता दिया, अगले दिन बच्चा आगे वो बुक पढ़ के आता है, नमन भैया ये बताओ ये देखो इसमें तो क्या है कि ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुमने तो ये बताया था। अरे बच्चे, कॉन्सेप्ट एक ही है, वो उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। एक बच्चा बोल रहा है, नमन भैया बुक में तो लिखा था MM इंटू इनिशियल डिपोजिट, तुमने लिखा है 1 अपॉन LRR इंटू, अबे 1 अपॉन LRR MM ही होता है भाई, समझा क्या, से सुनो। चलो ये डिस्कशन समझ में आ गया, यहां से किया ना मैंने आपको, जल्दी ले इसका फोटो ले। हो गया, हो गया ना सारा, चलो ठीक है। अब सुनो बच्चों, एक सवाल आपके सामने, बहुत सिंपल सा सवाल है, पिद्दी सा सवाल है, और इसका जवाब आपको आता भी है। एक जवाब तो आता है, मतलब एक रीजन तो आता है इसका आपको, लेकिन दो रीजन, एक यहाँ पे पता पड़ जाएगा आपको, पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन एक रीजन यहाँ पे मैंने आपको एनालाइज कराया, वो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। एक बार देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। Why only a fraction of deposits are kept as cash reserve? एक फ्रैक्शन ही क्यों रखते हो आप कैश रिजर्व का? टॉपिक तो पूरा हो गया, अब थोड़े एडिशनल क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब अगर समझो, अगर 4 नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा आजकल ना, पहले तो ये डायरेक्टली पूछते थे, लेकिन अब थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, है ना। अब जैसे क्योंकि हर साल ये टॉपिक आता ही है, तो ये सीबीएसई ना इस टॉपिक की टेक्निकलिटीज बढ़ा रही है। तो ये मैं वही कवर कर रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में, अगर मतलब क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनर ने भारी बनाना हो, हार्ड बनाना हो, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिंपली पूछना है तो कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ कि 4 नंबर में आपको टेक्स्ट लिखना है, टेबल बना के दिखानी है, अजम्पशंस लिखनी है, वो टेक्निकलिटीज आएगी तो वो सारी चीजें यहाँ से कवर होगी। सवाल ये है कि एक फ्रैक्शन ही क्यों बनाते हैं, एक छोटा फ्रैक्शन ही क्यों बनाते हैं कैश रिजर्व का, जबकि हमारे पास डिपॉजिट तो ज्यादा है। जवाब इसका, क्योंकि अगर ज्यादा बना लेंगे तो हम, फिर जो लोग क्या करने आएंगे, विड्रॉ करने आएंगे। हाँ, अच्छा, कम ही क्यों बनाते हैं, एक तो रीजन ये है, एक तो रीजन ये है, 100% क्यों नहीं बना लेते। एक तो मनी क्रिएशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा एक बात और देखो बच्चों, बैंक जो है ना वो फ्रैक्शन इसलिए बनाता है, अभी किसी बच्चे के माइंड में डाउट आ सकता है कि भैया अगर कुछ ऐसा हो गया कि सारे लोग पैसे लेने आ गए इकट्ठा, ऐसा हो, कभी तुम पैसा निकलवाने जाते हो बैंक से तो क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके ले, चलो रे चलो आज बैंक में पैसा जाएंगे निकलवाने, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो, बैंक केवल एक फ्रैक्शन रखता है, क्या रखता है, फ्रैक्शन रखता है कैश रिजर्व के तौर पर, पूरा नहीं बनाता। पूरा क्यों नहीं बनाता, ध्यान से सुनो। बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर, प्रूडेंट मतलब बच्चों, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, रेशनल। जो एक प्रूडेंट बैंकर होता है ना, जो रेशनल, जो समझदार बैंकर होता है, बैंकर कौन, अरे जो बैंक वाले होते हैं उसे बैंकर बोल रहा है, ठीक है ना। जो प्रूडेंट बैंकर होता है ना, जो समझदार बैंकर होता है, बाय हिज एक्सपीरियंस, उसे अपने एक्सपीरियंस से दो चीजें पता है, उसे अपने एक्सपीरियंस से दो चीज पता है। सवाल ये है कि बैंक एक फ्रैक्शन ही क्यों रखता है कैश रिजर्व, कंप्लीट क्यों नहीं बनाता। हाँ, तो वो उसके दो रीजन है, दो रीजन यहाँ पे क्या है बच्चों। पहला, ऑल द डिपॉजिटर्स डोंट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। एक तो सारे के सारे लोग एक साथ, भाई मान लिया अगर 1000 लोग बैंक में पैसा जमा करा के गए तो क्या कभी भी इत्तेफाक भी नहीं होगा ऐसा
कि हजार के हजार लोग एक साथ आ गए, और चलो मैं मान भी लूं तुम्हारी बात बड़ी करी कि सारे लोग एक साथ आ गए, क्या वो जितने जमा करा के आए सारे के साथ अभी चाहिए हमें तो हमारा पैसा जितना भी हमने जमा करा है। जिसने 1 लाख जमा कराए वो 10,000 निकालने आएगा, कभी 50,000 आएगा, कभी 60 आएगा, कभी 40 आएगा। एक तो पहली बात तो ये कि सारे लोग एक साथ आएंगे नहीं, और आ भी गए तो एक साथ अमाउंट निकालेंगे नहीं। तो इसीलिए थोड़े फ्रैक्शन में भी क्या चल जाता है, हमारा काम चल जाता है। और अगर बच्चों सारे इकट्ठे होकर के आएंगे और पूरी की पूरी अमाउंट निकालने के लिए आएंगे तो हमें छोटे रिजर्व से काम बनेगा या पूरे के पूरे रिजर्व बनाने पड़ेंगे हमें फिर तो। और फिर तो बैंक का क्या ही हो जाएगा, जो बैंक का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बैंक क्या ही नहीं कर पाए, फ्रॉड करना पड़ेगा बैंक ने। उधर तो मान ले लोन दे दिया और सारे लोग एक साथ आ गए और पूरी अमाउंट कह रहे अभी चाहिए जो मेरा सारा पैसा अभी चाहिए, बाद का कुछ चक्कर नहीं है। बैंक उनके मुंह को देखेगा, पैसा तो लोन दे दिया अब लेके कहां से आए, समझा ना? ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखना, अच्छा एक बात तो ये है कि सारे लोग आएंगे नहीं, अरे सुन ले यार 1 मिनट रुक तो जाओ। एक तो सारे लोग आएंगे नहीं और आ भी गए तो एक साथ सारी अमाउंट, और चलो ठीक है चलो निकाल भी लिए, अरे नए भी तो आ रहे हैं जमा कराने, नहीं आ रहे जमा कराने, या केवल निकालने वाले आ रहे हैं। तो देखो देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक, बैंक में नए डिपॉजिट्स भी कॉन्स्टेंटली आते जा रहे हैं, जितने निकालने वाले आ रहे हैं उतने डालने वाले भी तो आ रहे हैं। अरे हाँ तो बोलो ना यार, तुम तो यार गंदे बच्चे हो। इधर देखो नेक्स्ट, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड दिस इज दैट, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों इसका, इफ अ बैंक मेंटेन्स, जो आपने शुरू में बता दिया था, इफ अ बैंक मेंटेन्स 100% रिजर्व्स, अगर बैंक क्या करेगा फर्स्ट गो की बात कर रहा है, फर्स्ट गो में अगर उसने क्या कर लिया 100% रिजर्व्स रख लिया, देन द बैंक कैन नॉट बी एबल टू ऑफर लोन्स टू द पब्लिक एंड कैन नॉट क्रिएट मनी, और क्या नहीं कर सकता, so only a fraction of deposits are kept as cash reserve, तो एक केवल फ्रैक्शन ही रखा जाता है किसका, कैश रिजर्व्स का। और एक चीज जैसे कि मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे वो लिखी नहीं है लेकिन उसे एनालाइज कर सकते हो आप बच्चों। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक ये प्रोसेस क्या होएगी, कंप्लीट होएगी, अल्टीमेटली जो रिजर्व्स हैं, जो हमने थोड़े थोड़े रिजर्व्स बनाएंगे वो कंप्लीट 100% हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी तो बताया था कि जो ओवरऑल जो रिजर्व्स बन के आएंगे वो किसके ही इक्वल हो जाने हैं फाइनली। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बैंक चलता रहेगा कि बैंक के पास इनफ क्या होंगे, रिजर्व्स होंगे, है ना? और उससे उसने क्या भी कर दिया होगा, क्रेडिट भी क्रिएट कर दिया होगा। तो देखो है ना जादू, बैंक क्या करता है, पैसे से पैसा क्रिएट करता है। से यस और नो? बच्चों टॉपिक तो हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है ना? उसका मैंने एक एडिशनल टॉपिक भी कवर कर लिया और कल हम कवर करेंगे मनी मल्टीप्लायर। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, जस्ट उसका रस्म पूरी करनी है, टेक्स्ट पढ़ाना है और कुछ ऑब्जर्वेशन वापस से जो कल कराई थी आपको, वो जो कम ज्यादा इनवर्स रिलेशनशिप, वो चीजें कल फिर कवर कर लेंगे इसमें, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल ही बच्चों हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और कल ही मैं आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतने करेंगे।